students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you Kirchhoff's law and very important for board examination and also very important for any circuit. जैसे कि बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसे परिपथ होते हैं कि आप करंट नहीं निकाल पाते इसमें कितना जाएगा। जैसे कि यहाँ से करंट आ रहा है I, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये सर्किट। यहाँ पर रेजिस्टेंस R मान लीजिए है R1, R2 ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R3, R4। अब अगर हम ये कह दें कि सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से करंट आ रहा है मान लीजिए 9 एम्पियर, तो अगर हम आपसे कह दें कि सभी रेजिस्टेंस इक्वल हैं, बराबर हैं, तो जब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो धारा जो होगी, जो वैद्युत धारा होगी वो सब में बराबर चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ये नहर से पानी आ रहा है, यहाँ पर 3 नाले ऐसे इससे निकल गए हैं, तो अगर रेजिस्टेंस सब में बराबर है, जिसको कहते हो आप उसमें प्रतिरोध, तो सब में धारा बराबर 3 एम्पियर चली जाएगी। लेकिन अगर हम कह दें इसमें 8 ओम है, इसमें 9 ओम है, यहाँ 12 ओम है, तो प्रतिरोध अलग अलग हो गया ना। तो अब कैसे नापोगे कि किसमें धारा कितनी जाएगी? इसको निकालने का आपके पास कोई लॉ नहीं है, सिर्फ किरचॉफ लॉ, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो किरचॉफ का नियम है ये हमें यह स्पष्ट कराता है कि किसी भी कनेक्शन में, किसी भी वायर में करंट कितना जाएगा, अर्थात वैद्युत धारा के वितरण को समझाता है। किरचॉफ लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका है वो किसी भी परिपथ में जो भिन्न ये ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, इनमें वैद्युत धारा के वितरण को स्पष्ट करता है कि इसमें वैद्युत धारा कितनी, इसमें कितनी ज्ञात करने के लिए। तो एक लाइन में हम क्या कहेंगे कि किरचॉफ का नियम किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा के वितरण को स्पष्ट करता है। लिख लीजिए एक लाइन आप। अब देखिए आपका फर्स्ट नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ पर 2 नियम है, तो पहला नियम क्या है समझ लीजिए। पहला नियम है कि किसी भी संधि पर, जैसे कि ये एक जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर संधि में जंक्शन आप जैसे कि कहते हो, शर्मा जी कहाँ से आते हैं? जंक्शन, अलाईपुर जंक्शन से। तो यहाँ पर एक जंक्शन है, एक संधि है, ठीक है। वहां पर वहां पर जंक्शन जो है वो किसकी है? नदियों का जंक्शन है, संधि है, ठीक है। और यहाँ पर जंक्शन किसका है? सर्किट का, परिपथ का जंक्शन है। ऐसे कहते हैं डालीगंज जंक्शन, तो वहां पर जो है छोटी लाइन, बड़ी लाइन और ब्रांचेस होती है, इसको हम जंक्शन बोले। यहाँ पर सर्किट का जंक्शन है। मान लीजिए यहाँ से करंट I1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये करंट सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए ये I2 है, इसमें I3 जा रहा है, ये I4 यहाँ पर जा रहा है, ठीक। या मान लीजिए एक करंट और यहाँ पर ये आ रहा है, ये है I5, ठीक। तो पहला नियम ये होता है कि किसी भी संधि पर अथवा जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर जो करंट आ रहा है उनको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो करंट यहाँ से जा रहा है उसको निगेटिव लेना है, ठीक है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 रहता है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ? देखो I1 यहाँ पर आ रही है, तो I1 को क्या करें? पॉजिटिव। I5 भी आ रही है, तो I5 को क्या करें? पॉजिटिव। बाकी संधि से बाहर जा रही है ना, ये तो लगा है, तो उनको सबको हम माइनस ले लें। I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4, इनका सबका योगफल क्या कर दें? 0। तो फर्स्ट ला यही है कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब चाहे ऐसे करें या दूसरी प्रकार से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए I1 प्लस I5 बराबर क्या हो जाएगा? I2 I3 I4। हमने उधर कर दिया इनको सबको जो निगेटिव थी। यहाँ से एक डेफिनेशन और आ गई, क्या? किसी संधि पर आने वाली वैद्युत धाराओं का योगफल उस संधि से जाने वाली वैद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ये सभी हो गई आने वाली धाराएं, देखो संधि पर आ रही हैं, और ये सभी क्या है? संधि से जाने वाली वैद्युत धाराएं। तो चाहे पहली वाली डेफिनेशन दो या बाद वाली दो, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, सिग्मा I। सिग्मा ये एक समेशन का साइन होता है, सिग्मा I इक्वल टू 0। तो इस सिग्मा का कहने का मतलब ये होता है कि जितनी धाराएं हैं सबको जोड़ दो। सिग्मा मीन्स होता है समेशन। कंप्यूटर में देखो R to सम का सिंबल ऐसे बना होता है, समेशन, अर्थात सभी धाराओं का योगफल बराबर 0। और ये सिंबल बताता है सभी धाराओं नहीं, सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल बराबर 0। तो 60 में तो हम ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन में, लेकिन विस्तार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक डेफिनेशन यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। फिर से समझना है कुछ इसमें,
किसी संध पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी भी संध पर आने वाली सभी वैद्युत धाराओं तथा उस संध से जाने वाली सभी वैद्युत धाराओं का योगफल सदैव बराबर होता है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यदि आप लोग इसको समझ गए हैं वैद्युत धारा का नियम या प्रथम नियम किरचॉफ का, तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं यहाँ पर, उसको समझिए। ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, नहीं यहाँ पर कर दिया 1 एम्पियर, वहां पर हो गई 2 एम्पियर। तो इस पे कितने एम्पियर जा रही है, क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए। आपको एक सर्किट दे दिया, पहला ही सर्किट बनाओ, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कितने एम्पियर होगा ये आपको बताना है। बताए कोई अपना पहले निकाल करके, तब हम बताएंगे। 3 एम्पियर कैसे, समझाइए। हो सकता सही हो, मैंने नहीं देखा, बताइए कैसे। यहाँ कितनी होगी, 6 एम्पियर हो जाएगी। 10 थी, 4 हो गई, यहाँ गई 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर यहाँ तक आई, इधर 1 चली गई, इधर 2 चली गई, इधर कितनी बची, 3 बची। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, 1 नंबर में अक्सर आता है कि वहां पर करंट कितना। अभी आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, आगे और बढ़ाते हुए चले जाए कि यहाँ पर करंट कितना होगा। तो बहुत ही इजी है, आप निकालते चले आइए, बस जो धारा आई है उतनी ही जानी चाहिए। तो अगर 3 4 इधर चली गई तो यहाँ 6 ही तो जाएगी। अब 6 आ रही है, यहाँ 1 गई, यहाँ 2 गई, तो 3 ही तो बची, उधर 3 जाएगी। यहाँ से होता है। यहाँ पर ये जो नियम है इसको पहली बात धारा नियम कहते हैं, और यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आवेश के ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो कहेंगे आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ये पॉइंट भी इसमें नोट में आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर में आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। अब देखिए, पहले उसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता था कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे वैद्युत धारा के नियम के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है, वैद्युत धारा के नियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन है एक आपका। अगर यह रहता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस नाम से जाना जाता है, वोल्टता के नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा नियम या चाहे कहो किरचॉफ का दूसरा नियम, और यह क्वेश्चन आ जाए कि आप किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए, तो कौन सा नियम लिखोगे, दूसरा नियम लिखोगे। अब द्वितीय नियम देखिए, थोड़ा सा कठिन है, समझना है आपको। देखिए एक सर्किट है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, एक जटिल परिपथ में ले रहा हूं, क्योंकि किरचॉफ का नियम जटिल परिपथ में लागू होता है, जो डिफिकल्ट थोड़ा सा फिगर होते हैं यहाँ पे। दो सेल मैंने ले लिया है, ये इनका ईएमएफ हो गया, ये E1 है मान लीजिए, ये इसका E2 है, मैंने जोड़ लिया है। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर मान लीजिए, या इंटरनल नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ले लिया है R1, यहाँ पर हमने ले लिया है R2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया R3, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया R4। A B C D E F, ये एक सर्किट है, जटिल परिपथ है, जिसमें जैसे आईसी चिप वगैरह बनी होती है उसी का कोई सर्किट है। तो ये सेल यहाँ पर है, इससे मान लीजिए करंट निकल रहा है I1, पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा ना, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट इधर है, इधर भी निकलेगा I2, इसका करंट I2। क्योंकि मैंने सेल अलग अलग लिया है, अभी तक हम जोड़ते थे तो सब में E लिखते थे, अब हमने E1 E2 लिखा है, मतलब इसका वोल्टेज कुछ और है, इसका कुछ और हो जाएगा। तो अब जब ये करंट यहाँ पर पहुंचेगा, ये करंट यहाँ पर पहुंचेगा, तो इधर कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है, आधार वोल्टेज क्या है, लो है, तो करंट सदैव हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है। तो ये सब यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज था, यहाँ भी वोल्टेज था, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो दोनों करंट जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2, और ये चले जाएंगे इससे होकर। और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये I1 I2 फिर अपने रास्ते से चला जाएगा और I1 अपने रास्ते पर चला जाएगा।
ये सेल से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 निकला। I1 यहाँ से इसमें से होकर कौन सा आया है? I1, यहाँ पर I1 पहुंचा, I2 यहाँ तक आया। अब ये एक जंक्शन है, एक संधि है F, तो यहाँ पर नियम क्या लगेगा? टोटल जो धाराएं आ रही उतनी धाराएं आगे जाएंगी। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 यहाँ से जाएगी, इसमें कहें अगर कितना करंट जाएगा तो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ से आए, जैसे इस जंक्शन पर पहुंचेगा फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें I2 जा रहा था तो I2 अपने रास्ते से चला जाएगा और I1 अपने रास्ते से चला जाएगा। तो ये एक जटिल पर्वत है, इसमें बंद पास होता है। बंद पास का मतलब है कि एक बंद सर्किट आपको लेना होता है कोई भी। तो जैसे हम बंद पास ले लें, ये A B C D बंद पास, A B C D में ये एक बंद पास ABCD लिया है। बंद परिपथ, पास का मतलब यहाँ पर है बंद परिपथ, उसमें कोई और कनेक्शन बीच में नहीं होना चाहिए, यहीं पर मेन समझना है। तो नियम ये होता है कि बंद पास में जो जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं वो रेजिस्टेंस और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का गुणनफल। तो चलिए हम यहाँ से शुरू कर दें, कहीं से चाहे जहां से शुरू कर दीजिए, इसमें चाहे जिस कॉर्नर से आप शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस और इसमें जाने वाली वैद्युत धारा का गुणनफल, किसी भी बंद पास में अलग अलग खंडों में लगे हुए प्रतिरोध और उनमें बहने वाली धारा का गुणनफल। मैंने किसका किसका गुणा किया? प्रतिरोध और उसमें जाने वाली वैद्युत धारा का गुणनफल यहां कर लिया। आगे आए, फिर कहाँ रेजिस्टेंस मिला? ये मिला, इस बंद पास का अगला रेजिस्टेंस। तो फिर हम क्या करेंगे? प्रतिरोध और इसमें जाने वाली वैद्युत धाराओं का गुणनफल, फिर गुणा किया ना। आगे देखिए और कोई रेजिस्टेंस है इनके अलावा? नहीं है, ठीक है। तो नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पास में विभिन्न खंडों में प्रतिरोध तथा उनके संगत धारा कहिए या कहिए उनमें जाने वाली वैद्युत धारा का गुणनफल। तो मैंने गुणनफल दोनों को कर लिया। गुणनफल का बीजगणितीय योगफल। अब बीजगणितीय योगफल का मतलब क्या? यदि सम में धारा की दिशा एक ही थी तो सभी प्लस हो जाएंगे। अगर किसी में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती तो उसको हमको माइनस लेना होता। देखो यहां से चले थे, देखो करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा ना, सब जगह एक ही डायरेक्शन में चल रहा, तो दोनों को मैंने क्या क्या जोड़ लिया। अगर करंट कहीं आगे से अपोजिट डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस में मिल जाता तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते। तो यहाँ तक अभी आधी डेफिनेशन निकली है क्या? कि किसी भी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद पास में लगे हुए सेलों के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसी बंद पास में जितने सेल लगे होंगे उनका भी बीजगणितीय योग करोगे तो सेल तो इस बंद पास में केवल एक ही है। इस परिपथ की केवल इतने की बात करें, इसमें एक ही ना, तो उसमें किसी का योग करने को रहने गया, केवल E2 लिख दिया। तो करेक्ट डेफिनेशन यहाँ से निकलती है क्या? अभी इसकी बात करिए, चलो हम इसकी भी समझा दे रहे हैं तब डेफिनेशन निकलेगी। एक बार में कोई कह करके सुना देगा तो बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए। अब बंद पास हम दे रहे हैं CD, जो एक बार में डेफिनेशन कर देगा उसको द किंग ऑफ फिजिक्स का पुरस्कार मिल जाएगा। ये भी एक बार डेफिनेशन कह के सुना देगा। और मैं 2-3 बार डेफिनेशन बोला, 2 बार यहाँ बोल चुका, दूसरे बंद पास में भी समझा रहा हूँ। चलिए अब ये बंद पास हम ले रहे हैं, आप कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे यहाँ से रन करना शुरू कर दीजिए या यहाँ से रन करना शुरू, किसी एक पॉइंट से शुरू कर दीजिए। चलिए हम D से शुरू कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ढूंढते हुए हम चले आएंगे, यहाँ से चले रेजिस्टेंस ढूंढते, ये रेजिस्टेंस मिला ना, तो किसी भी बंद पास में लगे हुए रेजिस्टेंस और उसमें जाने वाली धारा का गुणनफल, तो I1 R2 गुणन कर लिया। आगे बढ़े यहाँ, अब यहाँ पर आए तो देखिए करंट यहाँ पर जा रहा था ऐसे और इसमें करंट कहाँ से मिल गया? आगे से, अपोजिट मिल गया ना। देखिए करंट इसमें, करंट हम जिधर चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चल रहा था और जब यहाँ पहुंचे तो करंट आगे से आ गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, तो यहाँ पर माइनस किया जाएगा। और कितना है करंट? I2 और रेजिस्टेंस कितना है? R2। और आगे गए यहाँ पर देखिए फिर जिधर हम चल रहे हैं उसी दिशा में करंट है ना, जिधर चल रहे हैं उसी दिशा में करंट है, तो ये प्लस किया जाएगा I1 R1। ये एक तरफ का पार्ट हो गया क्या? कि किसी भी बंद पास में अलग अलग खंडों में लगे हुए प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग। पहले आपको कहना है प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित वैद्युत धाराओं के गुणनफल और फिर उनका बीजगणितीय योग। पहले देखो 3 खंड बनाया, अलग अलग गुणा कर लिया धारा और प्रतिरोध का।
फिर उनका बीजगणितीय योग कर दिया। बीजगणितीय योग का मतलब है कि आप यहाँ से चलिए, चलो ऐसे चल रहे हैं, जब तक करंट आपकी अंगुली की डायरेक्शन में मिले तब तक पॉजिटिव, यहाँ तक क्या था पॉजिटिव। इस प्रतिरोध में करंट आगे से मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। फिर आगे चल रहे हैं, फिर हमारी डायरेक्शन में करंट होगा तो फिर क्या होगा पॉजिटिव। बीजगणितीय योगफल इसी बंद पास में जुड़े हुए सेलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो अब इस बंद पास में दो सेल जुड़े हुए हैं E1 और E2। तो देखिए इनका बीजगणितीय योग में घटेंगे कि जुड़ेंगे ये कैसे जानोगे। देखो इसका करंट इसकी ओर आ रहा है, इसका करंट इसकी ओर आ रहा है। जब करंट एक दूसरे को अपोज करते हैं अर्थात एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो माइनस होता है। देखिए इसका करंट ऐसे आ रहा, इसका करंट भी इसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों के जो करंट है एक दूसरे को अपोज करेंगे। जब हम इस सर्किट की बात करेंगे तो आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप समझ लीजिए इसका करंट आकर इससे टकरा रहा और इसका करंट इससे टकरा रहा है। जब करंट एक दूसरे से टकराएंगे तो इसका मतलब ये अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमको यहाँ पर अंतर का चिन्ह लगाना पड़ता है अर्थात उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज को घटाना पड़ता है। चाहे अंतर लगाएं या यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं। तो अब पूरी डेफिनेशन यहाँ से इस बंद पास में भी समझ लीजिए वही क्या, एक बार बोल रहे हैं, एक बार और बोल देंगे फिर सुनाना है किसी को। किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास के सभी खंडों में जुड़े हुए प्रतिरोधों में प्रवाहित वैद्युत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उसी बंद पास में जुड़े हुए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये आपके डेफिनेशन है। इधर हो जाता है सिग्मा आई आर अर्थात प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, और इधर हो जाता है सिग्मा ई अर्थात उसमें जुड़े हुए सभी सेलों के वैद्युत वाहक बलों का योगफल। ये हो जाता है। ये आपके दो उदाहरण हो गए। अब जैसे कि आप उसमें फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे कि किसके संरक्षण पर आधारित था प्रथम नियम, आवेश के, वैसे इसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है ये जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये नोट में आप लिख सकते हैं कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है और इसका नाम क्या है दूसरा, वोल्टा का नियम। ठीक है, ये लिख लीजिए।